नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एट होम में। आज हम आरक्षक संवर्ती वर्ष 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आएगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आरक्षक भर्ती वर्ष 2017 का यह पेपर है, 20 अगस्त 2017 का। सुबह 9 बजे यह एग्ज़ाम हुआ था। डे का पहले शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं और हल करते जाते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है, दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर। कुल और दो पासे, तो मान लेता हूँ मैं एक पासा मेरा ये है, एक पासा मेरा ये है। अब कुल का मतलब क्या होगा, इन दोनों पासों का योग वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि भाई एक पासे पे कितने अंक बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार दूसरे पासे पे भी होंगे। तो सबसे पहले तो प्रायिकता निकालने की संभावना हम कैसे निकालेंगे, ऊपर होने की संभावना, क्लियर, और नीचे क्या जाएगा, कुल संभावना। तो कुल केस में कैसे ले सकता हूँ, इस कुल केस की बात कर लेते हैं। तो कुल केस के लिए सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो मैं कॉन्सेप्ट ऐसे देखूँ कि भाई दोनों पासे पे एक एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पाँच आ सकता है, एक छः आ सकता है। मतलब एक के साथ में कुल कितने केस बन गए, 6 केस बन गए। तो इसका मतलब 6 के साथ में ऐसे दो एक दो 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 तीन दो चार दो पाँच दो छः, तो 6 के केस में कुल कितने केस बन जाएंगे, 6 तीन 36 केस बन जाएंगे। क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल केस तो बन गए 36। अब बात करें होने की, क्या होने की, भाई 10 हो या 10 से अधिक हो। तो 10 या 10 से अधिक के लिए मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ, भाई पहले पासे पे 6 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है। पहले पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है। इसी टाइप से 5 5 भी आ सकता है, 5 और 6 भी हो सकता है, 6 और 5 भी हो सकता है, 6 और 6 भी हो सकता है। तो बस इतने ही केस बनेंगे। तो कुल केस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। तो 6 ऊपर रख दूंगा मैं, तो 6 से काटूंगा, 6 चिंग 36, एक बटे सॉरी 6 कम 6 6 चिंग 36, 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। क्लियर है। देखिए इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, कुल, कुल मतलब योग का केस। जब योग का केस हो तो हम केस को शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। दोनों पासों का कुल योग कम से कम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। ऐसे ही 8 9 10 11 12। तो दोस्तों इस टेबल को आपको याद करना है। जैसे ही आपको ये टेबल याद हो जाएगी तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, योग हैं। किसी पासे, दो पासों को फेंका जाए तो उन दोनों पर या तो 2 आ सकता है योग में, या 3, इसी टाइप से 12 तक आ सकता है। तो इनके केस कैसे लिख सकते हैं कि भाई किस चीज़ के कितने केस बनेंगे। अगर मैं बोलूँ 12, तो 12 का एक ही केस बनेगा, दोनों पे 6 आ जाए, यानी कि 1। और अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 का भी एक ही केस बनेगा, 1 1 आ जाए। तो इस टाइप से अपन को याद करने के लिए 1 2 3 4 5 और 7 के लिए होगा 6। तो इस टाइप से मैं कह सकता हूँ मेरे सारे केस बनेंगे। तो बस मुझे याद क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूँ 12 के केस तो बोल देंगे आप बिना सोचे 1, 10 के केस तो 3, 8 के केस तो 5। अब आप दिमाग लगाओ, 10 होना या 10 से अधिक होना। तो इस केस में 10 होने के लिए कितने केस हैं, 3 है। क्लियर। प्लस 10 से अधिक भी तो हो सकता है, अधिक में 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो 11 के केस कितने हुए, 2, 12 का 1, 2 और 1 3, तो 3 कुल मिला के कितने केस हो गए, 6 केस हो गए। तो 6 ऊपर आ जाएगा। और टोटल केस कितने हैं, 36, तो 36 नीचे हो जाएगा। 6 से 36 काट दूंगा तो 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से अगर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, किसी के लिए भी पूछे, 2 के केस 1, 12 के केस 1, 3 के 2, 4 के 3। इसी टाइप से ये जो केस हैं, ये केस दोनों के लिए हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्लियर बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, √3 - 1/√3 का होल स्क्वायर का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण का मतलब है उसको हल करते जाइए जब तक हल होना बंद ना हो जाए, बस वही आंसर होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, तो मैं लिखता हूँ a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पर ए को मैं मान रहा हूँ √3 और बी को मैं मान रहा हूँ 1/√3। क्लियर है। तो √3 का स्क्वायर करूँगा तो मैं लिख देता हूँ पूरा, √3 का स्क्वायर माइनस के 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1/√3। मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ जिससे हर किसी को समझ में आए, और जो शॉर्टकट करना चाहते हैं वो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल आउट कर दिया मैंने। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1/√3 का हो जाएगा 1/3 प्लस के 2। तो 3 और 2 हो गए 5, 5 माइनस 1/3 मेरे पास क्या बचेगा 4/3। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 4/3। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। देखिए दोस्तों, आयु वाले कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से समझाए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया मेरा प्रेजेंट, ये हो गया मेरा फ्यूचर, मैं कुछ हद तक यहाँ भी समझा देता हूँ। ये हो गया मेरा पास्ट। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। तो एक पिता को मैं एफ यानी फादर और सन ले लेता हूँ मैं पुत्र को। पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, इसका मतलब सोचिए अगर मैं अनुपात बनाऊँ तो पिता बड़ा होगा तो पिता की मान लेता हूँ 3, तो पुत्र की क्या कोई 1, तो कह सकता हूँ 3 गुनी है। आगे बढ़ते हैं। जबकि अभी से 15 वर्षों बाद, अभी यानी कि आज, प्रेजेंट से लेकर के 15 वर्षों बाद यानी भविष्य में, तो 15 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। आज अगर मैं 5 साल का हूँ तो 15 साल बाद मैं 20 साल का हो जाऊँगा, 5 साल जुड़ जाएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। यहाँ पर आकर के क्या बोल रहा है वो, पिता की आयु 2 गुनी, इसका मतलब 2:1 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने क्या सिखाया हुआ है, जब 2 रेशियोज हमारे पास आ जाएं, अनुपात 2 आ जाएं, तो एक अनुपात को दूसरे अनुपात पर ले जाओ। इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि पिता की आयु आज 3x, तो 15 वर्षों के बाद प्लस के 15 जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी। इसी टाइप से पुत्र की आयु x, 15 वर्षों बाद 15 जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, तो x + 15। इस केस पे आ गए हम। यहाँ पर तो अनुपात 2:1 है, इसका मतलब बराबर में 2/1 आना चाहिए। अब मैं क्रॉस गुणा कर दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है 3x + 15 बराबर के 2x + 30। क्लियर। 3 में से 2 यानी कि बचेगा x, 30 और 15 यानी बचेगा 15। तो x का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ फादर कितना हो गया 15 × 3 = 45। अब मुझसे किसकी पूछ रहा है, वर्तमान में पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु 45 हो गई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3rd नंबर का। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है मेवेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं 1.5 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है। प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य मतलब मुझे कितने आइटम बेचना है 12, यानी कि मुझे किसकी कीमत चाहिए 12 की, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। 2 टाइप की खरीदी है, मान लो पहले टाइप की उसने 3 के अनुपात में खरीदी, दूसरे टाइप की उसने 2 के अनुपात में खरीदी। तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ उनको 3 खरीदी और 2 खरीदी। आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 वाला आइटम उसने 2 के हिसाब से खरीदा, इसका मतलब गुणा 2 कर दे रहा हूँ तो उसको 6 रुपये का पड़ा होगा। दूसरा 1.5 के हिसाब से खरीदा, इसका मतलब गुणा कर दे रहा हूँ 1.5 का, तो 3 का हो जाएगा। तो कुल मिला के उसने 3 और 2 5 आइटम खरीद लिए। कितने रुपए के खरीदे उसने 9 रुपए के खरीदे। पर मुझे कितने के चाहिए 12 आइटम की कीमत चाहिए ना भाई। विक्रय मूल्य में जब मैं 12 बेच रहा हूँ तो खरीदने का भी 12 रखते हैं। तो इसका मतलब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैं पिछली वीडियो में भी समझाया है, 5 में 9 रुपए, तो 12 में क्या होगा, दोनों तरफ 12 का गुणा करिए पहले तो, और ये 5 उठा करके कहाँ आ जाएगा नीचे। तो मैं कह सकता हूँ 12 आइटम 9 गुणा 12/5 के आ जाएंगे। तो मेरा ये क्या बन जाएगा सीपी बन जाएगा। 12 आइटम कितने के आए मेरे, इतने रुपए के आए। अब मुझे क्या करना है 25% का लाभ कमाना है। तो भाई एसपी का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस का, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, और बटे में क्या हो जाएगा 100। प्रॉफिट लॉस परसेंट मतलब जो भी मुझे परसेंट में हानि लाभ हो रहा हो। तो देखते हैं भाई सीपी कितना मेरा 9 गुणा 12/5 गुणा 100 प्लस प्रॉफिट लेना है मुझे कितना 25% का, तो 100 + 25 125, और बटे में क्या है 100।
तो मैं काट दूं इससे, 5 से काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा, और 25 से काटूंगा तो 4 बार कट जाएगा, और 4 से काटूंगा तो 3 बार कट जाएगा। तो कुल मिला के 9 या 27 की आ गई मेरी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो मेरा आंसर क्या बन गया? थर्ड नंबर का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चोर प्रातः 10 बजे एक कार चुराता है। इसका मतलब ये मान लेते पॉइंट है 10 बजे, 10 बजे उसने एक कार चुरा दी और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, यानी कि चोर की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। चोरी का पता 11 बजे चलता है, इसका मतलब चोरी का पता मान लेते हैं यहाँ पर 11 बजे पता चल रहा है। तो 1 घंटे बीच में चोर तो भाग गया होगा 60 की रफ्तार से। तो हिसाब लगाओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ वो 1 घंटे बाद डिस्टेंस कितनी कवर कर गया होगा? 60 किलोमीटर की कर गया होगा। क्लियर है? तो चोर 60 किलोमीटर आगे जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालिक चोरी का पता प्रातः 11 बजे चलता है और मालिक एक अन्य कार में रवाना हो जाता है। चोर को दोपहर के 12:30 में पकड़ने के लिए मालिक को कार किस चाल से चलानी चाहिए? इसका मतलब मैं मान के चलूँ यहाँ कहीं 12:30 बजे चोर को पकड़ना है। पर एक बात आइए, जब हमें 11 बजे पता चला, चोर तो 60 किलोमीटर आगे निकल गया और मुझे पकड़ना है 12:30 बजे। अब एक चीज़ सोचिए, अगर चोर जिस डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में तो हम उसका पीछा करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जब समान दिशा होती है, तो याद रख लीजिएगा ये रूल है, जब समान दिशा होती है तो चाल का अंतर लिया जाता है हमेशा, चाल का अंतर। क्लियर? मान लेते हैं चोर S1 स्पीड और व्यक्ति को चाहिए S2 की चाल से हमें निकालने के लिए। ठीक है, तो वही चाल का अंतर कैसे हो जाएगा? अब सोचिए, चाल के अंतर में S1 माइनस S2 ले लेते हैं। क्लियर है? ये हो गई चाल का अंतर। अब चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर? तो चाल क्या हो गई? S1 माइनस S2, और दूरी वो 60 किलोमीटर जा चुका है, यही 60 किलोमीटर तो मुझे कवर करने हैं, उसके बाद वो पकड़ जाएगा। पर समय क्या होगा? 11 बजे वो चला, 12:30 बजे पकड़ना है, इसका मतलब वो 1.5 घंटे में पकड़ना चाहिए, इसका मतलब 3/2। तो दूरी बटे समय, समय क्या हो गई? बटे में 3, 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। अब दूरी जो है वो किलोमीटर में है, समय जो है वो घंटे में है, तो किलोमीटर के साथ घंटे ही चलता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। S1 का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास? देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 माइनस S2 बराबर 3 से इसको काटा मैंने, 3 दूनी 6, 20 दूनी आ गया 40, 40 इधर आ गया, S2 का मान कितना हो गया? 100। इसका मतलब उसको 100 की स्पीड से चलना चाहिए, तो चोर पकड़ जाएगा 12:30 बजे। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो गया? चौथा। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। पाइप ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है, पाइप बी 6 मिनट में से खाली कर सकता है। दोस्तों मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है लाइन मेथड के रूप में। जब दो नाले हैं तो दो रेखाएं ले लीजिए, यहाँ रखेंगे हम कुल कितने समय में भर सकता है, ये 10 मिनट में, ये 6 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 30 को हम ऊपर रख लेंगे, ये हमारा कहलाएगा कार्य। मतलब इतना ही हमें करना है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई टंकी है तो इतनी हमें भरनी है। क्लियर है? तो ये प्रति मिनट की बात कर रहा है 10 मिनट में, तो मैं प्रति मिनट निकाल लेता हूँ। तो 10 दिया 30 और 6 पंजे 30, तो इस हिस्से को हम बोलेंगे प्रति मिनट। अब ऐसा मैंने क्यों कि अगर ये 10 घंटे की बात करता है तो हम इस हिस्से को बोलते, 10 घंटे की बात करता है तो इस हिस्से को बोलते प्रति घंटा, दिन की बात करता तो प्रति दिन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक दिन की बात कर रहा है, या फिर 1 मिनट की बात कर रहा है, या 1 सेकेंड की, जिसमें भी इकाई में दिया हो हम उस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल 30 करना है, इसका मतलब 30 भरना है। पर वो क्या बोल रहा है, एक टैंक 3/5 भरा हुआ है, इसका मतलब 30 में 3/5 कर लूँ तो 5 छक्का 30, 6 तिया 18, इसका मतलब 18 तक तो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, 1 मिनट में ये 3 भर रहा है, 6 मिनट में ये 5 खाली कर रहा है। इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं दोनों को एक साथ चालू करूँगा तो -2 ही तो बचेगा मेरे पास, यानी कि माइनस का मतलब क्या हो रहा है, टैंक खाली हो रहा है, यानी कि पानी बाहर जा रहा है। तो जब टैंक 18 भरा हुआ है तो 2 के हिसाब से कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया अपन ने, टोटल डेज बराबर टोटल वर्क बटे 1 डेज वर्क। अब मैंने यहाँ डेज इसलिए लिख दिया
क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन दिनों में आते हैं। अगर वो मिनट में आया है तो ये टोटल मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। अगर घंटों में आया है तो टोटल घंटे और 1 घंटा। बात समझ में आ गई। तो आप देखते हैं टोटल वर्क मुझे कितना करना है, 18, और एक बार में आया 1 मिनट में कितना हो रहा है, -2 यानी कि 2। तो 2 के हिसाब से खाली कर रहा है, तो 9 मिनट में खाली कर देगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये ना सोचें कि माइनस लगा, माइनस का मतलब क्या है, टैंक खाली कर रहा है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ माइनस है इसका मतलब खाली है, अगर प्लस है तो इसका मतलब भरा है, यानी कि ये खाली करने वाला नल, ये भरने वाला नल। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या है। मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्याएं क्रमशः, एक ये हो गई एक ये हो गई। तीसरी संख्या थे, तीसरी संख्या अगर मैं मान लूँ 100 है, तो कि परसेंट के केस में अधिकतम हम 100 से ही क्वेश्चन करते हैं। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 35% बड़ी है यानी कि 135 होगी, दूसरी संख्या 55% बड़ी है यानी कि 155 होगी। क्लियर है। इन दो संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब 135 अनुपात 155 पूछ रहा है। तो 5 से काटूँ, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिये 15, 5 एकम 5, तो 27 अनुपात 31 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे 100 से किया इसलिए आसानी से आ गया, आप x से भी करेंगे तो भी आ जाएगा, x का आपको 135% निकालना होगा। इसी टाइप से अगर दूसरा लेंगे तो आपको 155% निकालना होगा, लेकिन वो जबरदस्ती अपन बड़ा कर लेंगे, समय लगेगा। इससे अच्छा है हम 100 माने, क्वेश्चन को हल करें, आगे बढ़ें। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 परीक्षणों का माध्य 66 है, बाद में यह पाया गया कि एक परीक्षण 24 को भूल से 42 के रूप में ले लिया गया। सही माध्य क्या है। माध्य का मतलब क्या हो गया, औसत। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें। ठीक। सेकंड, 24 को 42 ले लिया गया, इसका मतलब बढ़ गया है, गलती से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब ये घटाना पड़ेगा टोटल में से। तो सबसे पहले तो देखें 60 का औसत कितना है, 66 है, तो कुल कितना बनेगा, गुणा कर देते हैं। 6 36, 6 36 और 3 3960 बन गया कुल। अब इस 3960 में ये 42 शामिल है, जबकि होना कितना था 24। तो कितना ज़्यादा मिल गया इसको, 18। इसका मतलब इस 18 को घटा दो पहले तो आप, ये बचा 2, 5 में से 1 गया 4, 9, 3। अब 3942 कितने लोगों का, 60 का। इसका मतलब 60 से भाग लगा दो तो औसत आ जाएगा। 6 से काटा, 6 दही 60, 6 छिंग 36, इसके बाद 3 बचा, 3 इसको दिया, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, और जीरो से पॉइंट लगा दिया तो कितना बचा 65.7। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर का। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो स्वयं सी की आयु का दुगना है। जो स्वयं, इसका मतलब वो बी की बात कर रहा है जो में, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ए की बात कर रहा है। ए बी से बड़ा है जो स्वयं सी का दुगना है, यानी कि बी सी का दुगना है। तो ए बराबर बी कर लेते हैं पहले तो। इन दोनों की आयु में ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तो 2 वर्ष बड़ा कर देते हैं। ए बी प्लस 2 हो गया, यानी कि ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष ज़्यादा हो गई। आगे जो स्वयं सी की आयु का दुगुना, यानी कि बी और सी बराबर करा तो सी की आयु का दुगुना कौन हो गया, बी। क्लियर है। आगे वो क्या बोल रहा है, तीनों की आयु का योग 27 है। ठीक। अब देखिए इन तीनों को सबसे पहले तो एक इकाई में कन्वर्ट कर लीजिए। ए की जगह मैं लिख सकता हूँ बी प्लस 2, प्लस बी की जगह बी रहने देते हैं, प्लस सी की जगह पर मैं बी बटे 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो बी बटे 2 बराबर 27। बी प्लस 2 यानी कि ये एक, ये भी एक, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो बी और बी कितना हो जाएगा, 2b प्लस बी बटे 2, और बराबर के 2 घट गया तो कितना बचा 25। इनका एलसीएम ले लूँगा तो 2 दूनी 4 और 1 5 भी, शॉर्टकट कर दिया हूँ मैं थोड़ा सा। 25 गुणा 2, तो 5 से काट दूँ, 5 25, 5 दूनी 10, तो बी का मान कितना हो गया 10। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड नंबर का आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले तो टोटल निकाल लीजिए। टोटल कार्य मान लेते हैं 1 है, तो एक्स 1 का 1/3 हिस्सा 4 दिन में करता है, तो पूरा एक हिस्सा कितने में करेगा, 4 तिया 12 दिन में करेगा। तो इसी टाइप से मैं वाई का डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना। क्या बोल रहा है, 1/6 भाग, 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। एक्चुअल में 1/6 लिखा है इसलिए पढ़ने में मुझे कन्फ्यूजन हो गया, 1/6 कहना चाह रहा है वो।
3 दिन लगते हैं, तो 6×3 = 18, एक काम को करने में उसको 18 दिन लगेंगे। क्लियर है। Z उसी कार्य के आधे भाग को यानी एक का आधा करेगा कितने दिन में, 5 दिन में। तो टोटल एक कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर 3 लोग हैं तो 3 लाइन ले लेते हैं, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z। तो इस केस पे जो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं ये होता है इन तीनों का कुल दिनों का कार्य। तो कुल दिन कितना कर रहा है ये, 12, 18, 10। क्लियर हो गया। ऊपर हम क्या रखते हैं, इनका एलसीएम जो क्या कहलाता है हमारा, कार्य। तो देखिए 12, 18 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 180। तो 12 से मैं काटूंगा तो 15, 18 से काटूंगा 10 और 10 से काटूंगा तो 18। और इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, एक दिन का कार्य, 1 डे वर्क। क्लियर है। अब हम इस वर्क को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए यहाँ से कार स्टार्ट हुआ 180 कार और यहाँ आके ख़त्म हो गया होगा, लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी, एक्स, वाई, जेड तीनों ने की थी। 3 दिन के बाद कौन चला गया, 3 दिन के बाद एक्स और जेड चले गए। तो निश्चित सी बात है इस हिस्से पे कौन ने काम किया होगा, वाई ने काम किया होगा। क्लियर है। तो 3 दिन में कितना कार्य हो गया, एक दिन में देखिए एक्स कितना कर रहा है 15, वाई 10, जेड 18। तो 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 8 43 कार्य हो गया एक दिन में कुल मिला के। तो 3 दिन में कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 129 होगा। तो यहाँ तक 129 हो गया, तो इसके आगे शेष बचा। तो शेष कार्य मैं कह सकता हूँ 180 में से घटा देते हैं, है कि नहीं। तो देखिए एक बचा, साथ में 2 गया 5, काट देता हूँ। इसका मतलब मुझे शेष कार्य 51 कराना है। कौन करेगा, बाय। और बाय एक दिन में कितना कर रहा है, 10। क्लियर है। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या था मेरा, टोटल डे बराबर टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, है कि नहीं। तो टोटल वर्क कितना करना है मुझे, 51 करना है। और 1 डे वर्क किसका, वाई का कितना है, 10। अगर मैं काट दूं तो 5.1 डेज में कर देगा ये। तो मैं कह सकता हूँ वाई कितने में कर देगा बचा हुआ काम, 5.1 में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5.1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7500 रुपये में खरीदा। उसने भैंस को 12% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा। लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 10,000 रुपये पे उसने खरीदी क्या, भैंस। इसका मतलब ये भैंस के लिए हो गई सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो भैंस का सेलिंग प्राइस और निकाल लेते हैं अपन तुरंत से। क्या बोल रहा है वो, 12% हानि। इसका मतलब 10,000 का वो एक तरह से 88% ही बचा, 12 तो गया तो 88 निकाल लेते हैं इसका अपन। 0 से 0 काट दिया तो कितना बचा, 8800 रुपये। यानी कि 10,000 वाला आइटम 8800 में बिक गया। आगे देखते हैं, एक गाय 7500 में खरीदी तो 7500 रुपये में गाय हो गई। इसका मतलब गाय का क्रय मूल्य क्या हो गया, 7500। तो गाय का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7500 गुणा, देखिए 20% के लाभ पर, यानी कि जो कीमत है उसको 100% मानते हैं अपन। 20% का लाभ चाहिए तो इसका 120% निकाल देते हैं डायरेक्ट। परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 का भाग लगा देता हूँ, मैं शॉर्टकट कर देता हूँ थोड़ा सा। आप ध्यान रखें, 12 पचे 60 की 0, हासिल लगी 6, 12 सत्ते 84, 6 90 और जे किलो के 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल सीपी कितना हो गया, 17,500। यानी कि दोनों आइटम कुल मिला के 17,500 के आए। और दोनों आइटम कुल मिला के कितने के बिक गए, ये और देख लेते हैं अपन। 0, 0, 8, 9, 8, 17, 17,800 के बिक गए। तो एक बात बताएं, 17,500 का आइटम 17,800 में बिक गया तो मैं कह सकता हूँ ना मुझे प्रॉफिट हो गया 300 रुपये का। जब प्रॉफिट पता चल गया तो प्रॉफिट परसेंट निकालने में क्या दिक्कत है। प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, नीचे सीपी रखते हैं 17,500 और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करके परसेंट का साइन लगा देते हैं। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 25 से काटा, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 12/7 यानी कि 1 सही 5/7% क्या आ गया, प्रॉफिट। यानी कि ऊपर का एरो ले लेता हूँ मैं। क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 4th नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है। वृद्धि से पहले कीमत 70 रुपये लीटर थी। खन्ना अपने काम के लिए एमजी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार में जाते हैं, जो 14 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज से प्रतिमाह लगभग 1,000 किलोमीटर प्रतिमाह पड़ता है।
गणना करेंगे प्रभाव को अमान्य रखने के लिए उन्हें यात्रा में कितनी कमी करना चाहिए। सबसे पहले तो वो कुल 1000 किलोमीटर जा रहे हैं महीने में, तो उनकी खपत कितनी हो गई 14 के हिसाब से। तो अगर मैं इसको काट लेता हूँ तो 500/7 लीटर, इसका मतलब एक महीने में उनको इतना पेट्रोल लगेगा। क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, कीमत प्रति लीटर गुणा खपत बराबर होता है खर्च। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। क्या कहा मैंने, पहले उसका खर्चा कितना हो रहा है, कीमत थी 70 रुपये, खपत, अब भाई पहले खपत कितनी कर रहा था वो 500/7 लीटर, यानी कि 500/7, इनका मैंने गुणा किया तो मैंने देखा खर्चा कितना आ गया मेरे पास 5000 रुपये का। क्लियर है। अब कह रहा है गणना करेंगे प्रभाव को अमान्य रखने के लिए उन्हें यात्रा में कमी करनी चाहिए। कितनी कमी करनी चाहिए, वो चीज़ यात्रा में, यानी कि 1000 किलोमीटर वो जा रहा था तो इसको घटा दे, लेकिन खर्चा घटाए नहीं, तो खर्चा तो फिर वही का वही हुआ ना 5000 रुपये, और कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कीमत क्या हो गई 77 रुपये। क्लियर है। तो 77 का जब मैंने 5000 में भाग लगाया तो मेरे पास ये खपत निकल आई नहीं, है ना। अब मैं देखता हूँ 500/7 को अगर मैंने भाग लगाया तो मेरे पास आएगा लगभग 71.42 रुपये। मैं इसको कह सकता हूँ 71.5। क्यों कह दिया मैंने, क्योंकि ये बोल रहा है लगभग में, तो लगभग के केस में मैं पॉइंट को हटा करके लगभग 71.5 ले सकता हूँ। इसी प्रकार से 5000/77 अगर मैं इसमें भाग लगाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास आ रहा है 64.93, यानी कि मैं इसको 65 कह सकता हूँ, है कि नहीं। अच्छा, अब एक बात है, ये पहले वो 71.5 लीटर की खपत कर रहा था, अब वो 65 लीटर की खपत कर रहा है, तो उसकी खपत कितनी घट गई, लगभग 6.5 लीटर घट गई, है कि नहीं। अच्छा, अगर लगभग 6.5 लीटर की खपत घट गई तो इसका मतलब 6.5 लीटर के हिसाब से वो कम जाएगा। तो 1 लीटर में वो कितना जा रहा था 14 किलोमीटर जा रहा था, तो 6.5 लीटर में अब वो कितना जाना चाहिए उसको 14 गुणा 6.5 बराबर 91। इसका मतलब जब 6.5 लीटर की उसकी खपत कम हो गई तो उसके 91 किलोमीटर कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 किलोमीटर की जगह अब उसे कितना जाना पड़ेगा 91 कम कर दो, बस मेरा आंसर क्या हो गया 91। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 होता है। देखिए मिश्रण है तो मिश्रण को मान लेता हूँ मैं x लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी भरा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5:3 के केस में 5 इसमें दूध होगा, 3 इसमें पानी होगा अनुपात के केस में, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 7:3 हो जाता है। मिश्रण में 5 लीटर, यानी मिश्रण क्या माना था मैंने, x माना था। अगर x में 5 लीटर मैंने क्या मिला दिया, देखिए दोस्तों 5 लीटर दूध की बात कर रहा है। क्लियर। जिस इकाई को वो मिला रहा है क्वेश्चन हमेशा उसके विपरीत इकाई से अपन करेंगे, थोड़ा आसान हो जाता है। देखते हैं कैसे। अब जो नया मिश्रण है वो x+5 है, तो x+5 के केस में अनुपात कितना है 7:3 है कि नहीं। अब ये देखिए, इधर था x लीटर, इधर है x+5 लीटर, यहाँ जो दूध की मात्रा है तो यहाँ 5 लीटर दूध ज़्यादा डाल दिया अपन ने, तो यहाँ पर 5 लीटर ज़्यादा हो गई। पर यहाँ जो पानी की मात्रा है वो पानी तो यहाँ भी होगा, क्योंकि पानी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो अपन इस क्वेश्चन को पानी से सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैंने कहा हमेशा विपरीत इकाई से सॉल्व करेंगे। अब जो पानी इधर है वही पानी तो इधर है, पानी तो चेंज किया ही नहीं है अपन ने, तो इसका मतलब यहाँ पानी की मात्रा कितनी निकलेगी x × 3/8 कह सकता हूँ ना। पानी का रेशियो 3 और दोनों का योग नीचे। इसी टाइप से x+5 गुणा पानी का रेशियो 3 और बटे में दोनों का योग 10। यहाँ जो पानी है वही पानी इधर है, इसका मतलब बराबर हो गए, तो 3 से 3 काट देता हूँ, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 इधर गुणा किया तो 5x बराबर 4 इधर गुणा किया तो 4x प्लस 4 पंजे 20, तो x का मान कितना आ गया 20। इसका मतलब टोटल कितना मिश्रण था मेरे पास 20 लीटर का था, 5 लीटर मैंने दूध और डाल दिया था, तो टोटल कितना हो गया था मेरे पास नया मिश्रण 25 लीटर का हो गया था। क्लियर है। पूछ रहा है नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो दूध की मात्रा निकालने के लिए कुल कितना है 25 गुणा दूध की मात्रा के लिए अनुपात कितना था 7:3, तो दूध का हिस्सा 7 और नीचे दोनों का योग 10, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17/10, जीरो हटा दूंगा पॉइंट लग जाएगा, तो 17.5 मैं कह सकता हूँ दूध का हिस्सा है, तो यहाँ से आंसर ले लिया 17.5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दूध में 5% पानी होता है, इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाना चाहिए। दोस्तों अभी इससे पहले जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया, उसी आधार पे हम इसे करेंगे। कुल क्वांटिटी मेरे पास कितनी बोल रहा है, वो 8 लीटर की। 8 लीटर की क्वांटिटी में वो बात कर रहा है हमारे पास 5% पानी होता है, तो यानी कि 95% क्या होगा, दूध, और 5% क्या होगा, पानी। क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है दूध की कितनी मात्रा मिलाएं, तो 8 में मैंने मात्रा मिला ली मान लो x, जिस हिसाब से मैंने ऊपर मिलाया था उसी टाइप से मैं सेम कर रहा हूँ। अब वो क्या कह रहा है, 4% पानी हो जाए, यानी कि 96% बचेगा दूध, तो पानी हो जाएगा 4%। अब एक केस बताइए, यहाँ पर है 8 लीटर और यहाँ मैंने क्या मिलाया, दूध मिलाया, तो मैं क्वेश्चन किससे करूँगा, पानी से करूँगा। क्लियर। तो यहाँ मुझे पास पानी कितना है, 5 गुणा 8 और बटे 100। 5 क्यों लिखा मैंने, 5% था किसका, 8 का। क्लियर। बराबर 8 प्लस एक्स गुणा 4/100। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, 4% ऊपर और दोनों का योग नीचे, इसी टाइप से 5% ऊपर दोनों का योग नीचे। तो यहाँ जो पानी है वो ये रहा, यहाँ जो पानी है वो ये रहा। पानी में तो कोई चेंज किए नहीं मैंने, तो पानी तो हो गया बराबर। आगे बढ़ते हैं, 100 से 100 काट दिया, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, बराबर के 8 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना निकल आया, 2 लीटर। तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर कितना हो गया, 2 लीटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इस केस में हम सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहाँ से जाती, केंद्र से। अगर एक आर्क है तो मान लेते हैं ये वो आर्क है, चाप है जो केंद्र पर बना रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर है। तो बोल रहा है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो एरिया है इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो इस केस में याद रखें चाप का क्षेत्रफल, इसका ये फॉर्मूला ही होता है, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। चाप का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पूरे सर्किल का क्षेत्रफल। थीटा क्या हो गया, जो इस बीच में कोण बन रहा होगा उसको अपन ले लेंगे थीटा, चाहे वो कोई भी कोण हो, वो एंगल कौन सा कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। और पूरा का पूरा सर्किल कितने कोण का होता है, 360 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा कितना बोल रहा है, 60/360 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुणा 7। तो 7 से 7 काट दिया, 60 से डायरेक्ट काट देता हूँ 6 बार में, 2 तिया 6, 11 बार में, तो 77/3 आ गया। इसको हल करता हूँ तो 3 दूनी 6, एक इसको दिया 17, तो 3 पंजे 15, 2/3। क्लियर हो गया। तो देखिए सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब आंसर किस में बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों बन गया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो दोनों मिला के क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो गया, 25 सही, 2/3 स्क्वायर सेंटीमीटर में। देखिए ये गलती से आप मीटर ना लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर। तो आंसर है 3rd नंबर का। ओके। अगला क्वेश्चन है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, 10 वर्षों बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। देखिए दोस्तों, आयु के कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ले लेंगे। ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोल रहा है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो ये हो गया भास्कर, इसका अनुपात मैंने इसकी बहन से ले लिया। तो इसका अनुपात कैसे होगा, जब बहन 1 की होगी तो भास्कर कितने का होगा, 5 का होगा, तभी तो 5 गुना बड़ा कहलाया। अब वो बोल रहा है 10 वर्षों बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य में। जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी, जैसा कि अभी अपन ने देखा 3 गुनी। तो देखिए मान लीजिए आज इसकी 5x, इसकी x, तो 10 वर्षों बाद 10-10 बढ़ जाएगी, तो ये भास्कर हो जाएगा 5x + 10। क्लियर। और बहन क्या हो जाएगी, x + 10। क्लियर। अब बोल रहा है जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी, मतलब बहन की आयु की 3 गुनी कर दूंगा तो भास्कर की आयु बन जाएगी। यानी कि इसकी आयु को 3 गुना किया तो किसकी आयु बन गई, भास्कर की। आगे करते हैं, 5x + 10 बराबर
3x प्लस 30, अंदर गुणा कर दिया मैंने, 10 यहाँ जाके घट गया तो कितना बचा 20, 3x यहाँ के घट गया तो 2x, और 2 से ये मैंने काटा तो कितना आ गया 10, तो x का मान क्या हो गया 10। तो भास्कर की आयु कितनी हो गई 50, तो आंसर हो गया थर्ड नंबर का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गईं जो एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होती हैं, जिससे 16 सही 2/3% को ही 16.66% लिखते हैं, इसको 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, का लाभ होता है 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होता है। देखिए मैं मान ले रहा हूँ 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य x पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो CP SP नीचे ले लिया मैंने, बराबर SP मतलब सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूं, आप समझ सकते हैं। CP SP नीचे आ गया तो x नीचे आ जाएगा 12/x। इस केस में क्या होता है, ये संख्या उलट जाती है। अब हम ये कह सकते हैं CP 12 SP x, अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं निश्चित सी बात है x माइनस 12 हुआ होगा। क्लियर सी बात है। अब आपको यहाँ एक डाउट हो रहा होगा कि 12 पुस्तकों की बात कर रहा था, एक पुस्तक से क्यों नहीं किया मैंने। तो इसमें आपको डाउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो जो संख्या दिख रही है आप उसी को मान लीजिए और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रॉफिट अपॉन यानी बटे में CP गुणा 100%, यही होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे को 16 सही 2/3%, और प्रॉफिट कितना है मुझे x माइनस 12 बटे CP कितना है मेरे पास 12 इंटू 100%। देखिए प्रतिशत से मैंने ये प्रतिशत काट दिया, 16 सही 2/3 को मैं 50/3 लिख सकता हूँ। 50 से मैं डायरेक्ट इस 100 को काट सकता हूँ, 2 से 6 बार में काट दिया और 3 से 2 बार में काट दिया, तो 2 इधर आ गया और बराबर में x माइनस 12 इधर आ गया, तो x का मान कितना आ गया 14। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। कब हो रहा है, जब 12 का SP 14 के CP के बराबर है। तो मेरा आंसर क्या हो गया 14। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां एक से ज़्यादा मैथमेटिकल साइन हो, प्लस भी है, परसेंट भी है, ऑफ भी है, तो इस केस में हमेशा एक नियम याद रखिएगा आप लोग, बॉड मास। कहीं भी किसी भी केस में, रीजनिंग में भी आ जाए तब भी बॉड मतलब B यानी ब्रैकेट, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख के सेव कर सकते हैं। ओ मतलब ऑफ, ऑफ को हमेशा हम इनटू से बदल देते हैं, गुणा से बदल देते हैं। डी का मतलब हो गया डिवाइड, DIVIDE। ठीक, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। क्लियर, और ए का मतलब हो गया एडिशन यानी कि जोड़, एस का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। क्लियर है। तो इस केस में अगर मान लीजिए सारे चिन्ह एक साथ आ गए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस कतार में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट याद हो गया। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, 4024 प्लस 1632 प्लस 15% को हटाऊंगा तो तुरंत से भाग लग जाएगा 100 का, ऑफ की जगह लगा दूंगा गुणा 1496 और बराबर का क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब इस केस में ये प्लस है ये प्लस है, तो मैं यहाँ 1632 प्लस 15/100 नहीं करूँगा, पहले मैं इस गुणा वाले केस को हल करूँगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ऑफ हल होता है। क्लियर है, ये तो डिवाइड में ऑलरेडी है ही। अब देखते हैं इसको हल करने के लिए मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, 15 का गुणा 6 से किया, 15 6 90 की 0 हासिल लगी 9, 15 नाम 135, 135 और 9 हुए 144 की आ गई 4, हासिल लग गई 14, 15 चौक 60 और 14 74 में 4 आ गई, हासिल लग गई 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितना हो गया हमारा 22।
क्लियर है। और बटे में क्या है 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं अब, 4 और 2 6, 2 और 3 5, 6 और 0 6, 4 और 1 5। क्लियर है। अब क्या बचा मेरे पास 56, तो 56 प्लस 224। तो देखिए दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर 224.4। क्लियर है। तो 0.4 ये रहा। देखिए दोस्तों मेरे पास दो ही ऑप्शन है 0.4 के। आगे बढ़ते हैं। 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 5 2 7 और 1 8। अब मैं आगे नहीं जाते हुए ये देख सकता हूँ 80.4 मेरे पास केवल फोर्थ नंबर में आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। योग किसका, जितनी भी संख्या दी हो सभी का, और बटे में कुल संख्या। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इन सबको मैं जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं जोड़ दूंगा तो मैं गिन लूंगा इन सबका योग क्या आ गया, वो मैं कहाँ रख दूंगा, ऊपर। और नीचे मैं क्या कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा दूंगा। जो भी भाग लगा के आंसर आया वो मेरा आंसर हो गया। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सिंपल प्लस करना आप लोग खुद कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्षों बाद यह अनुपात क्रमशः 6:7 हो जाएगा। यस। आयु का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपनी लाइन मेथड पे आ जाऊंगा। सेंटर में क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। यहाँ क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। और यहाँ क्या आएगा, पास्ट आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 अनुपात में है, यानी कि एक्स और अनुपात वाई का अनुपात मैंने ले लिया 5:6 वर्तमान में। 7 वर्षों बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ पर 7 वर्षों बाद यह है अनुपात क्रमशः 6:7 हो जाएगा। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। क्लियर है। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो और दो दो अनुपात की कंडीशन बने तो आप एक अनुपात को x मान लीजिए तुरंत। तो मैं कह सकता हूँ 5x बटे 6x। 7 साल बाद, यानी कि मुझे क्या करना है, एक अनुपात को दूसरे अनुपात पे ले जाना, बस यही कॉन्सेप्ट है। 7 साल बाद इसकी आयु 7 वर्ष बढ़ चुकी होगी, इसकी भी आयु 7 वर्ष बढ़ चुकी होगी। अब इस पॉइंट पे हम आ गए तो यहाँ तो अनुपात 6:7 है, तो मैं सामने 6/7 लिख सकता हूँ। क्लियर है। आगे देखते हैं। क्रॉस गुणा कर दूँ, 7 पंजे 35 एक्स प्लस 7 7 49 बराबर 6 6 36 एक्स प्लस 6 7 42। क्लियर है। यहाँ 35 एक्स है, सॉरी। अब देखिए 35 एक्स उधर गया तो कितना बचा मेरे पास, एक्स। 42 इधर आया तो कितना हो गया मेरे पास, 7। तो एक्स का मान क्या आ गया मेरे पास, 7। 7 पंजे 35 हो गई एक्स की वर्तमान आयु, और 7 6 42 हो गई वाई की वर्तमान आयु। क्लियर है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, एक्स की वर्तमान आयु क्या है, तो भाई एक्स की वर्तमान आयु 35 है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब आप 8 की घात 224 का विस्तार करेंगे अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक कौन सा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मेरे पास 123 लिखा हुआ, तो इसका अंतिम अंक कौन सा हुआ, 3। तो इस अंतिम अंक को हम इकाई का अंक बोलते हैं। अगर मैंने इकाई का अंक बोल दिया तो आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत से, यूनिट डिजिट है कि नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। 8 की घात 224, अब कोई इसको खोलेगा तो नहीं, कोई ना कोई तो लॉजिक इसमें होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूँ, जो भी घात है उसमें 4 का भाग लगाइए। ठीक। 4 से जैसे ही मैं भाग लगाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, 4 पंजे 20, 4 6 24, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक कम काटना है। इसका मतलब अगर ये 55 तक कटता तो मेरे पास 4 एक्स्ट्रा बच जाता। तो बस मुझे वही दिमाग लगाना है, जब पूरा कट रहा है उस केस में मुझे एक कम काटना है। तो मैं कह सकता हूँ जब मैं एक कम काट रहा हूँ तो मेरे पास 4 बच जाता। तो बस वही जो 4 बच गया उसको घात बना देंगे। अब हो सकता है आपको समझ ना आया हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए ये होता 223, अगर 4 से भाग लगाता हूँ तो 4 पंजे 20, एक 2 इधर आ गया, तो 4 पंजे 20, कितना बच गया, 3। जब 3 बच गया तो मैं हमेशा क्या कहता भाई, अब 8 की घात 3 कर देंगे हम। इस केस में अगर ये 222 होता तो यहाँ 2 बच जाता, तो मैं 8 की घात 2 कर देता। जब ये पूरा कट गया, इसका मतलब अगर मैं एक कम काटता तो 4 की 4 बचता, तो मैंने 8 की घात 4 कर दिया। बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, 4 से भाग लगाना है। पूरा कट गया तो एक कम काटो, अगर नहीं कट गया तो जितना बच गया उसी को घात बना दो।
क्लियर है। तो 8 की घात 4 का गुणा करना आसान है, 8 गुणा 8 गुणा 8 और गुणा 8। देखिए 8 8 64, इसमें इकाई का अंक क्या आया, 4 आया। 8 8 64, इसमें इकाई का अंक क्या आया, 4 आया। इसी प्रकार से 4 चौक 16 में इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो देखिए 8 गुणा 8, 8 8 64 ऐसे ही तो लिखता मैं, तो इकाई का अंक 4 आ गया। इसी टाइप से इसका लिखता तो 64 आता, इकाई का अंक 4 आ गया। लेकिन जब मैं इनका गुणा करूंगा तो 4 का 4 से ही तो करूंगा, तो 4 चौक 16 की 6 आएगी। तो इसी टाइप से मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट किया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 6। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 कंपनियां UVW के औसत स्टॉक का मान 545 बिलियन है। देखिए औसत मतलब U प्लस V प्लस W बराबर 545 और गुणा 3। अब गुणा 3 क्यों किया, 545 औसत है 3 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुणा 3 कर दिया। मैंने इसका फॉर्मूला आपको समझाया हुआ, नहीं तो देख लीजिए एक बार। योग बराबर औसत गुणा कुल संख्या, यही होता है औसत का फॉर्मूला। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया मैंने। तो इसका गुणा कर लेता हूँ मैं तुरंत से, 3 पंजे 15 की 5, हाथ से लगी 1, 3 चौक 12, 1 13 की 3, हाथ से लगी 1, 3 पंजे 15, 1 16। तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों का टोटल कितना है, 1635। आगे बढ़ते हैं। जबकि 3 कंपनियां V, X तथा Y, V प्लस एक्स प्लस वाई, इनका औसत कितना बोल रहा है, 678। अब मैं इंटू 3 कर दूंगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 सत्ते 21, 2 23 की 3, हासिल लगी 2, 3 चिंग 18, 2 20। तो इनका कितना हुआ, 2034। लेकिन कंपनी वी के स्टॉक का मान 477 है, तो वी का स्टॉक में यहाँ पर अगर रख दूंगा 477, तो यहाँ जाके ये घट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 477। क्लियर है। तो अब आगे अपन इसको घटा लेते हैं। तो 2034 में से 477 मैंने घटा दिया। 14 में 7 गया तो 7, 12 में से 7 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5, 1, 1557 बचा। किसका बचा ये 1557, एक्स प्लस वाई का बचा। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स तथा वाई का औसत स्टॉक मूल्य क्या है। अब औसत पूछ रहा है क्या है, इसका मतलब पांचों का योग निकालना पड़ेगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 का भाग लगाना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा मेरा एवरेज। क्लियर है। तो देखिए इनका योग, यू वी डब्ल्यू का योग तो मेरे पास ये लिखा हुआ है 1635। ठीक, तो 1635 लिख दिया मैंने, प्लस एक्स वाई का अब भी जस्ट मैंने निकाला, ये रहा 1557। क्लियर है, तो मैंने 1557 लिख दिया। इनको डिवाइड करना है 5 से, तो देख लेते हैं जोड़ के इसको। 7 5 12 की 2, हाथ से लगी 1, 5 3 8 और 1 9, 5 और 6 11 की 1, हाथ से लगी 1, 1 1 2 और 1 3, 3192 बटे 5, भाग लगा दिया। 5 6 का 30, एक बचा इसको दिया, 5 दिया 15, 4 बचा इसको दिया, 5 अट्ठे 40, पॉइंट 2 यानी कि 20 हो जाएगा पॉइंट में है, तो 5 चौक 20, तो 638.4 आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर है, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या निम्न होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 टोटल, 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 1/3 होंगी। क्लियर हो गया। क्यों, जब ये 1 से छोटा हो गया तो 1 माइनस 2/3 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा, 1/3। इसका मतलब 60 का 1/3 निकाल देना है मुझे, तो 3 से काटा है, 3 दूनी 6, तो मैं कह सकता हूँ लड़कियों की संख्या 20 होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूब रूट दिया हुआ है 216 गुणा 125 और केवल सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। देखिए 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, 125 किसका होता है, 5 का। तो मैं कह सकता हूँ 6 पंजे 30, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को याद ना हो तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसका खंड कर लीजिए। सबसे पहले तो आप 2 से काटिए, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काटूंगा मैं, 2 एक दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटूंगा 3 नाम 27, फिर 3 से काटूंगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटूंगा 1। प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए कोशिश करिए 20 तक आपको क्यूब रूट याद रहे।
तो देखिए इसमें आगे क्या करना है, जब ये क्यूब की बात कर रहा है तो मुझे तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, इनका मैंने गुणा किया तो मुझे क्या मिल गया 6। तो मैं कहूँगा कि 216 6 का क्यूब है। तो 216 का क्यूब रूट क्या हुआ, घनमूल 6 हुआ। तो बस मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग 24 है तो संख्या निम्न है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक संख्या मान लेते हैं x है, उसके 1/3 यानी x का 1/3, इनका योग कितना कह रहा है, वो 24 है। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 3 या 3, x में किया तो 3x आ गया, प्लस x आ गया और बराबर में 24 आ गया। तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 24 और 3 उधर पहुंचेगा गुणा में, तो 4 6 24, 6 तिया 18। क्लियर है आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 18। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। एक संख्या मान लेते हैं, हमारा आंसर 18 था तो 18 संख्या है, प्लस 18 का 1/3 निकाल दीजिए, 3 छिंग 18, तो कितना हुआ, 18 6 24। तो मेरा टोटल 24 ही तो बोल रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर यही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, x² प्लस 3x-40 के गुणनखंड निम्न है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है। एक तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन मुझे 4 दिख रहे हैं तो ऑप्शन में इनका आपस में गुणा करिए, मुझे यही मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ मेरा वही आंसर है। दूसरा तरीका है कि भाई गुणनखंड विधि अगर आपको आती है तो आप कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, x² प्लस 3x माइनस के 40 बराबर नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए देखें, के गुणनखंड निम्न है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस संख्या को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ के या घटा करके मुझे ये संख्या मिल जाए, है ना। तो मैं तोड़ के देख लेता हूँ 40 को तुरंत से। वैसे तो 8 पंजे 40 होता है, 8 में से 5 के 3 भी बचेगा, लेकिन फिर भी 2 दूनी 4 0, 2 से 2 ढाई 20, 2 से 2 5 बार और 5 से 1 बार। क्लियर है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया, 3 मिल सकता है, तो मैं इसको लिखूंगा x² प्लस 8 माइनस 5 और ब्रैकेट बंद x माइनस 40। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 3x हो जाएगा। आगे बढ़े, x², x का अंदर इंटू करूंगा तो 8x माइनस के 5x और माइनस के 40। अब हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बना देते हैं 2 2 का। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 8, माइनस के 5 कॉमन लिया है मैंने, यहाँ से माइनस के 5 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, x प्लस 8। क्यों, क्योंकि जो मैंने यहाँ किया वही मुझे यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ तो मुझे x प्लस 8 मिल गया, तो यहाँ भी x प्लस 8 चाहिए। अब इन दोनों में से x प्लस 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास, x माइनस 5। तो मैं कह सकता हूँ मेरे खंड क्या है, x प्लस 8 x माइनस 5। देख लेते हैं, x प्लस 8 x माइनस 5। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से लगाइए, गलती ना कर दें आप। x प्लस 5 है, नहीं मुझे x माइनस 5 चाहिए, तो मेरा यही आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p प्लस 1/, बराबर 8 तो p³ प्लस 1/p³ का मान चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, p प्लस 1/p बराबर 8 है और मुझे क्या चाहिए, p³ प्लस 1/p³। दोस्तों यहाँ सिंगल p है और यहाँ p की घात 3 है, तो निश्चित सी बात है क्यूब तो करना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो मैं कहूँगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए a का मतलब क्या है यहाँ पर p और b का मतलब क्या है यहाँ पर 1/p। तो मैं यहाँ फॉर्मूले में डालना शुरू करता हूँ वैल्यू। तो p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब प्लस 3 गुणा p गुणा 1/p, b का मान और a का मान रख दिया और ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी यानी कि p प्लस 1/p। क्लियर है। और बराबर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ठीक है। अब देखिए p से p कैंसिल हो गया और इस p प्लस 1/p का मान तो मेरे पास दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 8, यानी कि 3 गुणा 8। तो देखिए यहाँ मेरे पास क्या बचा, p प्लस 1/p³, तो यही तो मुझे चाहिए। तो देखिए 8 तिया 24, 24 यहाँ आके घटा दूंगा मैं 512 में से, तो मेरे पास आंसर बचेगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा मेरे पास 10, 10 में से 2 हो गया 8, यहाँ बचा मेरे पास 4।
तो मेरा आंसर क्या बनेगा 488। क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें कुछ ट्रिक्स भी लगा सकते हैं हम। कैसे? पी क्यूब प्लस 1/पी क्यूब बराबर संख्या है, संख्या को मैं मान लेता हूँ ए, तो ए का क्यूब माइनस के 3a। संख्या कौन सी भाई 8 है, तो 8 को मैंने इस केस में भी ए ले लिया। तो जो भी संख्या होगी उसको ए मान लेते हैं। तो इस केस में क्या करूँगा मैं 8 का क्यूब और माइनस के 3 गुणा 8, तो मेरा आंसर आएगा 512 और माइनस के 24, तो आंसर कितना आएगा 488। ये शॉर्टकट विधि भी है, लेकिन शॉर्टकट के लिए मुझे ऐसा ही का ऐसा पैटर्न चाहिए। क्लियर है? अगर नहीं आता है तो हम इस विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न आंकड़े के लिए औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए औसत इसमें भी निकालना है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या नहीं लगाना है कि सबको जोड़ा और कुल संख्या से भाग कर दिया, ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं लगाना है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, जब दो सेट हों हमारे पास तो इस केस में औसत का फॉर्मूला अलग होता है। क्या होगा? एक्स आई एफ आई के गुणा का योग, क्लियर, बटे एफ आई का योग। अब देखिए समझते हैं मैंने क्या कहा। एक्स आई एफ आई के गुणा का योग, एक्स आई कितना है 5, एफ आई कितना है 2, तो 5 दूनी 10, 15 चौक 60, 25 सत्ते 175, 35 चौक 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14, 140, 45 इंटू 3, 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1, 3 चौक 12 1 13। क्लियर है? तो एक्स आई एफ आई के गुणा, तो गुणा तो आ गए, का योग, योग मतलब इनको जोड़ दो। इनको मैंने जैसे ही जोड़ा तो मेरे पास आ गया 520। क्लियर है? बटे एफ आई का योग, एफ आई क्या है 2 4 7 4 3, इसका जैसे मैंने जोड़ लगाया तो आ गया 20, तो मैंने 20 से इसका भाग दे दिया, 0 से 0 काटा, 2 से काटा तो कितना आ गया 26। तो मेरा आंसर क्या हो गया 26। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए की पावर एक्स प्लस वाई गुणा ए की पावर 2x माइनस 1 भागित ए की पावर x बराबर 1, तो x का मान निकालना। देखिए सिंपल सी बात है, जब आधार समान हो तो गुणा के केस में घातें जुड़ जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 1, और डिवाइड, तो डिवाइड कहाँ आ जाएगा नीचे, ए की पावर x बराबर 1। तो देखिए 5 में से 1 गया 4, 2 और 1 3x, तो a की पावर 3x प्लस 4। अच्छा a की पावर x नीचे, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा गुणा में a की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। क्लियर है? जब नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, बराबर 1। अब फिर गुणा में, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो a की पावर 3x प्लस 4 माइनस एक्स और बराबर, देखिए अब ये a की पावर है, ये 1 है, तो इस 1 को मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, a की पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या या वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होता है, तो मैं इसको a की पावर 0 लिख सकता हूँ। जब आधार समान हो बराबर के केस में तो तुलना कर देते हैं हम घातों का, तो क्या बचेगा 3x में से x गया तो 2x प्लस 4 और बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस के 4 और ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 काट 4 काट दिया तो कितना आ गया माइनस के 2। क्लियर है? मेरा आंसर क्या हो गया चौथे नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या के वर्गमूल का 2 गुना 42 है तो वह संख्या निम्न है। एक संख्या मान लेते हैं x, x का वर्गमूल लेना है यानी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका 2 गुना यानी कि इसका 2 गुना कर दिया, तो कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए। क्लियर है? तो 2 से मैंने काटा तो कितना आ गया 21, तो रूट x के बराबर कितना हो गया 21। रूट उधर जाएगा तो घात बन जाएगा 21 की घात 2, और 21 की घात 2 क्या होता है 441, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 441। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1,32,651 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही आधार पर लगाया जाए। देखिए छमाही आधार पर लगाने जाने का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी आधी R/2, और जो समय होगा वो क्या हो जाएगा दोगुना। क्लियर है? तो रेट कितना है 4/2 यानी कि क्या बन गया मेरे पास 2%। क्लियर? तो जो टाइम है वो क्या है 2 गुणा 1.5, 1.5 यानी कि कह सकता हूँ मैं 3/2, 2 से 2 कट गया तो टाइम कितना हो गया 3 वर्ष।
क्लियर है। अब मुझे याद होना चाहिए एक फॉर्मूला मिश्र धन का CI की केस में, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, A बराबर P1 प्लस R/100 यहाँ A का मान कितना दिया हुआ है, 1,32,651 बराबर P। देखिए इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। R का मान है 2%, 2/100 हो गया 1/50, 50 एकम 50 और 51, 51/50 इसकी घात 3। दोस्तों 51 की घात 3, 50 की घात 3, तो 51 की घात 3 कितना बनेगा हमारा, इतना ही बनेगा। ये मैंने गुणा अलग से करके देख लिया था, समय बचे इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। तो ये पूरी संख्या 51 की घात 3 से कट जाएगी। अब मेरे पास क्या बचा, P बराबर 50 की घात 3, और 50 की घात 3 क्या हो जाएगी, 1,25,000। क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 1,25,000। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो भुजाएं निम्न है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ एक समानांतर चतुर्भुज। ये मैंने बना लिया एक चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर, लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं बनाती आपस में। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर 90 डिग्री बना गई तो आयत हो जाएगा। तो इस केस में लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है, एक पॉइंट से चलना शुरू करें आप, ये गए, ये गए, यहाँ गए और यहाँ आ गए, तो जितना आप चले उसको जोड़ दीजिए। तो मैं चला 2l + b, तो ये बन गया इसका परिमाप। और कितना दिया हुआ है, 180। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है आसन्न भुजाएं 4:5 में हैं, तो मान लेते हैं ये 4 है, ये 5 है, अनुपात में है तो उसको x मान लेते हैं। क्लियर है, तो l हो गया 4x और वृत्त हो गया 5x, तो 4 और 5 9, मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, तो 2 × 9x बराबर 180। तो 9 दूनी 18 और 18 × 180, तो x का मान क्या आ गया, 10। तो यहाँ रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 और 50। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 40 और 50। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसके विकर्ण 18 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण के केस में क्या होता है, एरिया, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। क्लियर हो गया, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो देखिए 1/2 गुणा, पहला विकर्ण है 18, दूसरा विकर्ण है 12, 2 से काट देता हूँ, 2 नाम 18, 12 नाम 108। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 108। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 48 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 3, 2, 1 अनुपात है, तो उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अनुपात है तो इसको x मान के पूरी संख्या बना लेते हैं। अब घनाभ का जो एरिया होता है, तो एरिया क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्लियर है, तो एरिया कितना दे रहा है, 48 बराबर 3x गुणित 2x गुणा x। 3 दूनी 6 एकम 6, 6 से काटा तो 8 आ गया, बराबर क्या हो गया, x³। ये किसका क्यूब होता है, 2 का, बराबर x³। 3 से 3 काटा तो x का मान आ गया 2। जैसे ही मेरे पास x का मान आया तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और गुणा h। क्लियर हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2 लेंथ कितना है 6 प्लस ब्रेथ कितनी है 4 और गुणा 2, 6 4 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:2 के अनुपात में हैं तो सबसे छोटे कोण का माप निम्न होगा। देखिए चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन उसके चारों कोणों का योग हमेशा एक बराबर होगा। वो कितना होगा, 360। क्लियर है, तो मैं कह सकता हूं, इसको मान लेते हैं 3x है, ये 7x है, ये 6x है, ये 2x है। क्लियर, तो चारों कोणों का योग यानी कि 3x प्लस
7x प्लस 6x प्लस 2x और बराबर कितना होना चाहिए 360। जोड़ लेते हैं 7 3 10, 10 6 16, 16 और 2 18, 18x बराबर हो गया 360। 18 से काटा, 18 दूनी 36, x का मान आ गया 20। अब बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा? जो सबसे छोटा अनुपात है वही सबसे छोटा कोण होगा, तो 20 दूनी 40 हो गया मेरा आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य निम्न है। देखिए, अंकित मूल्य के केस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। क्या होता है? MRP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे में 100। क्लियर है? इसका मतलब अंकित मूल्य पे जो भी डिस्काउंट मिलता है वो क्या कीमत बन जाती है? सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं, सेलिंग प्राइस है 9,000 बराबर MRP 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, तो इंटू के 90 और बटे में 100। अब आप ये ना सोचें कि परसेंट हटाऊंगा तो 100 का भाग लगाऊं, नहीं, डिस्काउंट परसेंट तो 10%, डायरेक्ट उसका मान दिया हुआ है 10, तो हम उसको रख देंगे 10, 100 में से 10 गया 90। तो देखिए 0 से मैंने डायरेक्ट 0 काटा और 9 से डायरेक्ट मैंने 100 बार काटा, ये यहाँ गुणा हो गया, तो MRP का मान मेरा आ गया, आप सभी को दिख गया 10,000। क्लियर? तो मेरा आंसर क्या हो गया? 10,000।